पिशाचों का घर कहानी। सुनसान सड़क, रात के 11 बजे, ठंडी हवाएं और जंगल से जानवरों की आती आवाजें। ऐसे में वह एक आलीशान बंगले के सामने रमेश, राजेश, सृष्टि और दिव्या खड़े हुए थे। तभी उस घर से रवि और अंकिता बाहर आए। रवि, आप लोग कौन? रमेश, वो सर, हम लोग नोएडा जा रहे थे और रास्ते में हम लोग की गाड़ी खराब हो गई। हमने घर कॉल करना चाहा तो देखा मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, तो सोचा आपसे मदद मांगकर देख लेते हैं। अंकिता, कोई बात नहीं बच्चों, फोन तो मेरा भी डेड है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो, अंदर आओ। ये सुनकर चारों खुश हुए और उनको थैंक्स बोलकर घर के अंदर पहुँचे। अंदर जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह चारों तरफ महंगे महंगे मेटिक पीसेस लगे हुए थे। उनको देखकर उन लोगों को चुराने का मन होने लगा। अंकिता, बैठो बच्चों, तुमको भूख लगी होगी, मैं सबके लिए खाना लगाओ, तब तक मैं बच्चों से बातें करता हूँ। ये कहकर रवि ने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करने लगा। रमेश ने उसके करीब बैठे राजेश की तरफ ध्यान दिया तो देखा उसकी बेल्ट पर चाकू रखा था। रमेश ने फुसफुसाते हुए राजेश से कहा, रमेश इडियट, मैंने कहा था ना कोई भी वेपन साथ मत रखना, फिर तूने ये चाकू क्यों नहीं छोड़ा? अगर इन लोगों को शक हो गया कि हम लोग चोर हैं तो। राजेश, तुझे पता है ना, ये चांदी का चाकू मेरे लिए लकी है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। इन बुढ़े और बुढ़िया को तो पता ही नहीं चलेगा। खाना तैयार है बच्चों। ये कहते हुए अंकिता ने टेबल पर 2 थाली रखी और उन पर से ढक्कन हटाया। उनमें चिकन रखा हुआ था। क्यों बच्चों, खाना पसंद आया या नहीं? तभी दिव्या बोली, यस मैम, थैंक यू सो मच। अंकिता ने कहा, तो खाना शुरू करो। ये कहकर वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई और बोली, इसको खाने से तुम्हारा खून और गर्म और मीठा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे कमरे भर जाए, तो जो कमरा जिसको पसंद आए आराम से अलग अलग कमरे में ठहर जाओ। ये सुनकर चारों खुश हुए और उनको अलग अलग कमरे दे दिए गए। मैसेज मिलते ही सब 1 घंटे का इंतजार करने लगे। ठीक 1 घंटे बाद रमेश अपने कमरे से निकलकर रवि और अंकिता के कमरे की तरफ गया। हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो बेड पर रवि अकेला सो रहा था। रमेश, ये तो और अच्छा हुआ कि ये दोनों अलग अलग सो रहे हैं। ये कहकर वो दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चुपचाप अलमारी की तरफ जाकर उसे खोलने लगा। वो अलमारी खुल नहीं रहा था, उसे लगा कि वह लॉक है। फिर उसने देखा कि रवि के तकिए के पास एक चाबी रखी हुई है। उसे लगा कि वह चाबी उस अलमारी की है। वह जैसे ही वह चाबी उठाया, रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश डर गया। रवि ने भयानक अंदाज में हंसते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, रमेश के मुंह से चीख निकल पड़ी। रवि की आंखें रंग बदलकर लाल हो चुकी थी और उसके 2 दांत भी बड़े हो गए थे। रवि उठा और रमेश चिल्लाकर उससे बोला, क्या हुआ रवि, चोरी का इरादा कैंसिल कर दिया क्या? रमेश चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजे की तरफ पहुंचता इससे पहले ही रवि ने पीछे से उसे पकड़ लिया और भयानक अंदाज में हंसा और बोला, आज इतने दिन बाद ताज़ा खून पीने को मिलेगा। इतना कहते ही रवि अपने तेज दांत रमेश के गर्दन पर लगाकर उसका खून चूसने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने रमेश का सारा खून चूस लिया और कुछ देर तक छटपटाने के बाद रमेश ने दम तोड़ दिया। फिर रवि ने हंसते हुए बोला, वैम्पायर हाउस में आपका स्वागत है। दिव्या, लगता है रमेश सारा माल लेकर फरार होना चाहता है। 1 घंटा तो हो चुका, अभी देखती हूँ कि ये है कहाँ। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर हाल में पहुंची। उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अंकिता, यहाँ क्या कर रही हो? दिव्या, कुछ चाहिए था? दिव्या, यस मैम, वो मुझे प्यास लगी, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये कहकर अंकिता ने उसका हाथ पकड़ा और किचन की तरफ ले गई।
उसने दिव्या का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और किचन तक पहुंचते हुए वह दर्द करने लगा था। दिव्या बोली, मैम मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। ये सुनकर अंकिता ने जैसे ही दिव्या से नजरें मिलाई, दिव्या के मुंह से चीख निकल पड़ी। अब अंकिता भी 50 बन चुकी थी और लाल आंखों से भयानक अंदाज से दिव्या की तरफ देख रही थी। उसके दांत भी खुखार हो चुके थे। दिव्या का हाथ ऊपर उठाया और उसकी कलाई पर अपने दांत गड़ा दिए और खून चूसने लगी। दिव्या जोर से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो अधमरी सी हो चुकी थी और अंकिता ने उसको जैसे ही छोड़ा वो जमीन पर गिर पड़ी। एक दर्दनाक चीख के साथ दिव्या ने अपना दम तोड़ दिया और फिर अंकिता जोर जोर से हंसने लगी। राजेश अभी भी बेड पर अपने कमरे में बैठा हुआ था और वहाँ पर सृष्टि तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है। 1 घंटे के बाद उठने को बोला था। राजेश, मैं भी रमेश की ही कॉल का वेट कर रहा था। तभी रवि और अंकिता उसके कमरे में गई और बोली, कोई नहीं बचेगा। रवि और अंकिता को 50 के रूप में देखकर सृष्टि डर गई और भागकर राजेश के पास चली गई। सृष्टि और राजेश दोनों डर गए। फिर रवि और अंकिता ने उन पर हमला कर दिया। रवि राजेश के ऊपर झपटा और उसे लेकर बेड पर जा गिरा। अभी वो उसके गर्दन पर दांत गड़ाने ही वाला था कि उसका हाथ तकिए के पास रखे राजेश के चाकू से टकरा गया। रवि चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया। राजेश समझ गया कि ये 50 है और 50 चांदी से दूर रहते हैं। राजेश ने झट से वो चाकू उठाया और रवि की तरफ पॉइंट किया। राजेश ने देखा कि अंकिता सृष्टि के ऊपर है और उसके ऊपर दांत गड़ाने ही वाली है। उसने भागकर अंकिता की कमर में चाकू मारा और वो चिल्ला उठी। वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिरी और तड़पने लगी। उसके शरीर से जो खून निकल रहा था से सृष्टि को खड़ा किया और दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। रवि गुस्से में उन दोनों के पीछे भागा। वो लोग जैसे ही मेन रोड तक पहुँचे, रवि उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह बोला, तुमने मेरी अंकिता को मारा है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वह राजेश का हाथ मोड़ दिया, जिससे कि चाकू छटक कर दूर जा गिरा। फिर सृष्टि को धक्का देकर वह राजेश पर झपटा। उसने राजेश के मुंह पर नाखून मारकर उसको घायल कर दिया था और अब उसके गर्दन पर हमला करने ही वाला था। तभी सृष्टि ने जमीन गिरा चाकू उठाया और भागकर रवि की गर्दन पर चला डाला। मोहती भयानक आवाज में चिल्लाता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। धीरे धीरे रवि के शरीर से भी नीला नीला जहरीला खून निकला और वो भी खत्म हो गया। राजेश ने तुरंत ही सृष्टि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। और फिर दोनों रात में ही आंखों में डर और दिल में खौफ लिए वहाँ से दूर भाग निकले और फिर दोनों के कभी भी चोरी ना करने की कसम भी खाई।